अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5B। लास्ट लेक्चर में हमने मास ऑफ वर्ड ड्राइव किया था, उसकी डेरिवेशन की थी। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्स में कर ली होगी समझ के तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप लोग साथ के साथ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डेरिवेशन वगैरह समझना और फिर करना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आज जब हम लोग के पास वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड वाला है, जो कि हमारे पास पेज नंबर 116 के ऊपर है, आज इसकी डेरिवेशन में करवाऊंगी और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आप लोग अर्थ से दूर होते रहते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, जी की वैल्यूज सही है हमारे पास क्या होती रहती है, कम होती रहती है। एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर होते जाते हैं। तो हमारे पास हमें यही चीज़ ड्राइव करने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट के साथ साथ हमारे पास वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है पेज नंबर 116 पे आ जाइए। टॉपिक का नेम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हम कौन सा टॉपिक रीड करने जा रहे हैं, वैल्यू of G decreases with altitude. ठीक है, the acceleration of gravity G is the acceleration imparted to a body by its own weight. Consider a body of mass m on Earth's surface. हम एक बॉडी ले लेते हैं, सही है, जिसका मास m है और वो कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर प्लेस है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है और बॉडी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, इसका मास क्या है, एम है, और कैपिटल एम जो है हमारे पास किसका मास हो गया, अर्थ का मास हो गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये चीज़ हमने लास्ट वाली डेरिवेशन के अंदर भी की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द मास एंड द अर्थ इज वेट ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, उस जो कि फोर्स होती है किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सही है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ ये। अब वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर है, W के इक्वल है, मैं इसको W लिख सकती हूँ, ये स्मॉल m हो गया और ये आपके पास me अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गए, g इज इक्वल्स टू आ गया, सही है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन की है जो कि हमने पहले मास ऑफ अर्थ के अंदर ड्राइव की थी। अच्छा, ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, आपके बुक के अंदर इसको 7.6 बोला हुआ है, हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, तो आप लोग भी इसको सही करके क्या लिख लेंगे, इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा। सिंस कैपिटल जी एंड ME आर कांस्टेंट, जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हो सकता। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होते चले जाएंगे। तो ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर मैं बोलूँ ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर के, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर स्क्वायर के। ठीक है,
या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलते हैं तो 1/RE² के हो गए, और अगर मैं बोलूँ G इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई, RE² के। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, The G at any point above the surface of Earth will vary inversely as the square of the distance from that point to its center. G क्या होगा, अब अगर हम उसको सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को मूव करवा के हाइट पे लेके जा रहे हैं, किसी भी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होती चली जाएगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता चला जाएगा उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी। इसका यही मतलब हो गया ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़ बॉडी इज मूव्ड अप टू h, अगर बॉडी को हम कितनी हाइट पर लेके चले जाएं, स्मॉल h के बराबर हाइट पे लेके चले जाएं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये कहाँ पर हाइट, कितनी हाइट पे चली गई है कोई भी बॉडी, स्मॉल h हाइट पे चली गई है, जिसकी फिगर हमारे पास बनी हुई है नेक्स्ट पेज पर, दैट इज पेज नंबर 117 के ऊपर फिगर बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कितनी हाइट पे चली गई है, h हाइट के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये तो कांस्टेंट है दोनों चीज़ें, ये एज इट इज आ जाएंगी। ये हमारे पास है, इसके अंदर क्या हाइट ऐड हो गई, h हाइट जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, कितनी हाइट एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, कितनी h हाइट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था, अब हमने इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। डिवाइड इक्वेशन 2/1, 7.7 को आप 2 कर दें और 7.6 को 1 करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 1, इक्वेशन 2 ये रही, सही है, डिवाइडेड बाय 1, सही है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जब डिवाइड करते हैं तो या इस साइड पे तो हम GH/G के आराम से लिख सकते हैं, सही है। ये वाली ग्रेविटी कब है, एट हाइट h, और ये वाली ग्रेविटी कौन सी है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास जब हाइट पे चला गया है ग्रेविटी, उस वक्त का फॉर्मूला ये आ जाएगा, और जब ड्यू टू वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब डिवाइड का अगर जब भी साइन हटाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या हो जाते हैं, आगे वाली टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाती हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ये, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। अगर कोई स्टेप आपकी बुक के अंदर मिसिंग है तो आप लोग उसको ऐड कर लें, क्योंकि ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग के पास डेरिवेशन आप लोग को समझ आ जाए, तो एग्जाम्स में भी आप लोग प्रॉपर पूरी डेरिवेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टेप आपके पास मिसिंग है तो उसको लिख लीजिएगा, सही है, यहाँ तक कोई मसला। अब अगर मैं बोलूँ कि ये आप लोग के पास है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के ऊपर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये a+b² का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। अब अगर मैं इस पे a+b² का फॉर्मूला ओपन कर दूं तो ये तो डिनोमिनेटर है, अब ये न्यूमरेटर है, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, सिंप्लीफाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर a+b² का फॉर्मूला ओपन हो रहा होता, जैसे कि मैं बोलूँ ये ऐसे होता क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मैं इसको खोलती ओपन करती तो r² 2rh + h² ऐसे हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही इस साइड पे चला गया, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से ओपन होता। ठीक है, तो हमारे पास कोई मुश्किल नहीं होती, हम इसको एलसीएम को ब्रेक कर सकते थे। हम
हर टर्म के नीचे आर स्क्वायर लिख सकते थे, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 2RH अपॉन आर स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर फॉर्मूला ओपन हो रहा है और डिनोमिनेटर को इस तरह से हम ब्रेक करके, मतलब ये नहीं कर सकते हम न्यूमरेटर तो एक ही टर्म है तो मैं उसको तो ऐसे नहीं लिख सकती ना। अच्छा, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो मैं उसको ऐसे तो नहीं लिख सकती ना कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर को इस तरह से आप ब्रेक नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास नहीं हो सकता इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर में फॉर्मूला ओपन हो रहा होता तो हम इजीली कर सकते थे। तो अब हम इसको क्या करें, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये रहेगा वही 1 अपॉन, मैं क्या कर दूँ, 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दूँ। अब ये आप लोग को शायद लग रहा है कि कुछ मिस ने पता नहीं कौन सा स्टेप कर दिया है। ठीक है, अब इस स्टेप को देखते हैं। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमरेटर के अंदर अगर मेरे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा होता तो मैं आराम से उसको सिंप्लीफाई कर सकती थी। तो मैंने अगर ये लिखा है तो अगर मैं बोलूँ 1 डिवाइडेड बाय हो रहा है आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर के ही बराबर है। ठीक है, ये वही चीज़ आ गई जो इससे पहले वाले स्टेप में लिखी हुई थी। स्टेप क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर मैं इसी वाली चीज़ को डिवाइड करके लिखूंगी तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म को मैंने आपको रीचेक करवा दिया कि ये वाली जो चीज़ है ये दोबारा वापस यही बन के आएगी। ठीक है, इससे ऊपर वाला स्टेप ही बन के आएगा। यही चीज़ है, मैंने इसी को इस तरह से लिख दिया ताकि मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर फॉर्मूला ओपन हो और फिर उसको मैं आराम से सिंप्लीफाई कर सकूं। समझ आ रही है बात? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है आर स्क्वायर। सही है, अब देखें, अब इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर, 2RH के नीचे आर स्क्वायर और एच स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर। सही है, अच्छा ये और ये कैंसिल हो गए तो 1 बच गया। ये एक स्क्वायर, ये 2 हैं तो एक कैंसिल हो गया आर से, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2h अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास जो डायरेक्ट स्टेप लिखा हुआ है, आप लोग बीच में जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिख रही हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। सही है, अच्छा ये जो टर्म्स हैं इनके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। जब मैं इनके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि आर आपको पता है कितना ज़्यादा 6 इंटू 10⁴ होता है, नहीं 6.4 इंटू 10⁻⁶ होता है। मैंने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बोल दी। आर क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, ये है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स है। और हाइट हमें जो भी जितनी भी हाइट पे गया होगा वो जब उन दोनों का इनका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे और फिर 1 डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बच के आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन आर। ठीक है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू इसलिए इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों के पास कभी भी आप लोगों ने अभी मैट्रिक तक आप लोग ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1 है। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले तो ऊपर ले जाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये तो आप लोग को कन्वर्ट करना आता है। यहाँ पे पावर क्या होगी, होल की पावर है 1, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब वो इस चीज़ जो मैं अभी बताने जा रही थी, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अभी तक आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि जब
किसी भी क्या कहते हैं नंबर जो कि ऐड हो रहे हो, ठीक है, ऐड हो रहे हो, तो उनके ऊपर पावर क्या आ जाए, नेगेटिव में पावर आ जाए, और उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो हमने नहीं पढ़ा, ना हम मैट्रिक में पढ़ेंगे, सही है। ये आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए पढ़ते हैं, तो इसकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस डेरिवेशन के लिए इतना दिया हुआ है कि -1 आ गया है, सही है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला है इसका एक बाकायदा, जो कि हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप ये याद रखें कि ये जो माइनस होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता है, इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था कि ग्रेविटी हाइट के साथ साथ डिक्रीज होती है, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये यहीं रह जाएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये ड्राइव होके आ जाएगा, सही है क्लास। दिस इक्वेशन शोज दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ h द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ gh, और वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब है जितना ज़्यादा हमारे पास ऊपर जाते रहेंगे, हाइट के ऊपर जाते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती रहेंगी, g की जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सरफेस ऑफ फॉल्ट पे सबसे ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा हाइट पे चलेंगे उतनी ही कम वैल्यू होगी। ओके क्लास, ये आप लोग को डेरिवेशन है जो कि थोड़ी सी टफ लगेगी अगर आप लोग इसको सही से समझ के नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को ये मैंने आपको करवा दी है। इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट गिवन है, तो आप लोग जब इसको अच्छी तरीके से पहले रीड करिएगा, साथ साथ बुक के साथ रीड करिएगा, और उसके बाद फिर जब कॉपी कर रहे हो तो फिर वो वाले स्टेप्स जो कि बुक के अंदर नहीं है वो इस लेक्चर के अंदर से अपने रजिस्टर्स में लिखिएगा। और इसको आप लोग लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, कंसीडर अ बॉडी से लेकर एंड तक लिखने हैं। जो स्टेप्स मिसिंग है वो यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके अलावा 7.6 तो 7.7 जो इक्वेशन बोली है इसको मैंने कट करके 1 and 2 बोला है, तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 and 2 लिख लीजिएगा और इसकी फिगर बना लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।